हरे कृष्णा, जय हिंद। तो हम लोग आईसी इंजन्स पढ़ रहे थे, उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स हमने सॉल्व किए और अब हम लोग बढ़ रहे हैं अगले चैप्टर की ओर, जिसका नाम है फ्यूल। ठीक है, फ्यूल्स। तो हम लोग उसको अब कंटिन्यू मतलब आगे बढ़ाएंगे, उस पर वर्क करेंगे, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, और हम लोग शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले ज़रूरी सूचना ये है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर इत्यादि आप कर दीजिए। और मैं पढ़ाने का काम करूँगा, आप वो काम कर दीजिए, तो मिल बांट के हमारी गाड़ी चलती रहेगी। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। फ्यूल के कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट्स ये हैं फ्यूल के कि वो 3 रिक्वायरमेंट में उनको बांटा जा सकता है, 3 मोटे मोटे, उनके अलावा भी बहुत सारा होता है। पहला कि उनमें तो हाई एनर्जी डेंसिटी होनी चाहिए। मतलब कि अगर आप फ्यूल को जलाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो थोड़ा सा गर्मी करके छोड़ के चला जाए या बहुत कठिनाई से जले जिससे हमें कुछ काम सफिशिएंट एनर्जी ना मिल सके। तो उनकी एनर्जी डेंसिटी जो है वो अधिक होनी चाहिए। मतलब कि अगर थोड़ा भी फ्यूल जलाते हैं तो उससे अच्छा खासा बर्निंग होनी चाहिए। इसका आप एग्जांपल समझ सकते हैं कि अगर आप लकड़ी को जलाते हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा लकड़ी जलाने के बाद भी उतना हीट नहीं मिल पाता है। लेकिन आप थोड़ा सा एलपीजी जलाते हैं या पेट्रोल जलाते हैं तो उससे आपको अधिक ऊर्जा मिल जाती है। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि पेट्रोल या एलपीजी की ऊर्जा घनत्व अधिक है, एनर्जी डेंसिटी अधिक है, जिससे वो कम अमाउंट में ज़्यादा एनर्जी देते हैं। और दूसरी बात है कि वो जलने में आसान होना चाहिए। मान लीजिए कि आप पेट्रोल की टंकी है आपकी गाड़ी की, उसको ऐसा पेट्रोल का टंकी ही डिज़ाइन किया जाता है क्योंकि पेट्रोल जलने में थोड़ा आसान होता है और वो ज़्यादा एनर्जी देता है। कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई गाड़ी जल्दी लकड़ी पे चलती हो। पहले के समय में स्टीम इंजन होता था तो कोयले से जलाया जाता था। कोयले की भी एनर्जी डेंसिटी अच्छी होती है। तो हम लोग ऐसा फ्यूल चाहते हैं जिसका एनर्जी डेंसिटी अच्छा हो, जिससे अच्छे अमाउंट में हमें एनर्जी प्राप्त हो। दूसरा क्या रिक्वायरमेंट है कि उसको जलने के लिए कम समय चाहिए। मान लीजिए कि जैसे आपको ठंडी में आप घर में लकड़ी जलाते हैं, तो लकड़ी जलाने के लिए क्या आपको पहले केरोसिन डालना पड़ता है। केरोसिन के बिना आप जलाते हैं तो आपको बहुत कठिनाई होती है। तरह तरह से पहले आप थोड़ा अखबार में आग लगाते हैं, अखबार में आग लगाने के बाद आप लकड़ी के भूसे में आग लगाते हैं, उसमें फिर छोटी लकड़ियाँ डालते हैं, फिर बड़ी लकड़ी डालते हैं, तब जाके आग लगता है। इतना टाइम कोई नहीं चाहता है कि गाड़ी स्टार्ट करने में हमको इतना टाइम लगाना पड़े। तो हमें क्या चाहिए कि वो ईज़ी टू बर्न हो, उसे जलना में आसानी हो, कम समय में बर्निंग हो जाए। तो हमें ऐसा फ्यूल चाहिए। तो ये 2 प्रॉपर्टीज़ हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी है लो डिपॉजिट फॉर्मिंग टेंडेंसी। लकड़ी का हम लोग उपयोग इसलिए भी नहीं करते हैं किसी इंजन में क्योंकि वो कार्बन डिपॉजिट अधिक देता है। उसमें क्या होता है कि आप जलाने के बाद देखते होंगे राख भी बहुत अधिक बचती है। उसके अलावा वो कहीं कहीं चिपक जाता, काला कर देता है, कार्बन डिपॉजिट हो जाता है। लकड़ी के चूल्हे पे आप अगर खाना भी बनाते हैं तो आप बर्तन में देखते होंगे नीचे काला काला पूरा हो जाता है, जो उसकी बर्निंग एफिशिएंसी को ख़राब कर देता है। तो हमें ऐसा भी नहीं चाहिए कि वो डिपॉजिट करे। तो ये 3 मोटे मोटे बड़ी प्रॉपर्टीज़ है जो हमें चाहिए किसी फ्यूल में। पहला कि लेस टाइम टू बर्न, पहले तो बर्निंग में कम टाइम ले। दूसरा है आपका एनर्जी डेंसिटी हाई होनी चाहिए। और तीसरा है कि वो डिपॉजिट कम करे, डिपॉजिट उस पर अधिक ना हो। ये चीज़ें हम लोग की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें चाहिए। ठीक है, किस चीज़ से चाहिए? फ्यूल से चाहिए। अब अगला चीज़ देखते हैं कि हम लोग जो फ्यूल्स यूज़ करते हैं जो गाड़ी में, इतना तो हमें कॉमन सेंस हम लोग जानते भी हैं, एक्सपीरियंस भी है कि हम लोग यूज़ करते हैं वो पेट्रोल, डीज़ल, ये सब होते हैं। पेट्रोल, डीज़ल, कहीं कहीं केरोसिन, कहीं कहीं यूज़ करते हैं हम लोग एलपीजी, कहीं कहीं यूज़ कर देते हैं हम लोग मीथेन, नेचुरल गैस, अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं। कहीं कहीं अल्कोहल का भी उपयोग होता है। कहीं कहीं आप लोग अमेरिकन मूवीज़ देखते होंगे तो वहाँ पे बात करते हैं वो लोग किसकी बात करते हैं? गैसोलीन की। तो ऐसे ये 6-7 फ्यूल्स के मैंने नाम लिए हैं। ये जितने फ्यूल्स के मैंने नाम लिए हैं ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है जो क्रूड से निकलता है, पेट्रोलियम से निकलता है। पेट्रोलियम क्रूड ऑयल जो होता है उससे निकलता है। पेट्रोलियम क्रूड ऑयल क्या होता है भली भांति परिचित है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि बहुत करोड़ों साल पहले एक थ्योरी है, ये मतलब एक थ्योरी है जो अभी तक इसको मान के चला जा रहा है, जिस पे रिसर्च होते रहते हैं। तो एक थ्योरी दी गई थी कि बहुत करोड़ों साल पहले
जितने भी जीव जंतु हम लोग का शरीर वगैरह है और पेड़ पौधे हैं, ये सब क्या हुआ कि ज़मीन के नीचे दब गए। ज़मीन के नीचे दबने से बहुत प्रेशर में, टेम्परेचर में रहने के कारण वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और कोल में चेंज हो गए। तो कोल में वो चेंज हुए जो भूमि के नीचे दबे थे, और जो समुद्र वाले एरिया के नीचे दबे थे वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में चेंज हो गए, तो उन जीवाश्मों को, तो इसे कहा जाता है। तो जब आप देखते हैं कि कहीं पे क्रूड निकलता है, जैसे बॉम्बे हाई हो गया, डिगबॉय हो गया, तो ये इंडिया की बात बता रहा हूँ, और गल्फ़ कंट्रीज़ हो गए आपके यहाँ पे वर्ल्ड लेवल पे, और रशिया में भी निकलता है, अमेरिका में भी निकलता है, इंडिया में भी निकलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अमाउंट में गल्फ़ कंट्रीज़ में पाया जाता है। तो वहाँ होता है क्या है कि काला गाढ़ा लिक्विड निकलता है, मतलब काले रंग का गाढ़ा लिक्विड होता है एकदम। तो वो इम्प्योर क्रूड ऑयल होता है, मतलब उसमें की प्योरिटी बहुत ख़राब होती है, उसके अंदर गंदगी मिली होती है, उसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स, अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं, पेट्रोलियम में मिक्स रहता है, वैक्स में मिक्स रहता है, तो उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराया जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं उसके बारे में बता देता हूँ होता क्या है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में होता है क्या है कि अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग प्रोडक्ट वेपराइज होता है। फॉर एग्जांपल 100 से 200 डिग्री सेल्सियस के बीच में आपका पेट्रोल वेपराइज हो जाता है, 200 से 250 के बीच में केरोसिन वेपराइज हो जाता है, और 250 से 320 या 350 तक में आपका डीजल वेपराइज हो जाता है। तो जो जो वेपराइज हो जाता है उसको निकालते जाते हैं, तो इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। अलग अलग लेवल पे वही क्रूड अलग अलग प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल कराता है। तो उसी क्रूड ऑयल का हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और उसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यही हो गए आपके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैसोलीन, तो ये सब पाया जाता है। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है कि हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ें, लेकिन बैकग्राउंड नॉलेज होना जरूरी है, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा हो क्या रहा है। अगला क्या है कि कुछ ऐसे फ्यूल्स जो हम लोग यूज़ करते हैं और उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहला तो हम लोग का होता है पैराफिन। पैराफिन होता है वो बताता हूँ। जो पैराफिन होता है वो स्ट्रक्चर होता है उसका CnH2n+2। तो ये आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा, अगर नहीं लग रहा होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला हो गया पैराफिन, एक नंबर मान लीजिए कि पैराफिन। तो आप लोग जो पेट्रोलियम जेली पैराफिन वैक्स यूज़ करते हैं, ये पैराफिन वैक्स जो कैंडल बनाने में यूज़ होता है उसको पैराफिन वैक्स कहते हैं। तो पैराफिन वैक्स वही कैंडल इससे बनता है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है CnH2n+2। तो आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सब चीज़ें हैं, ब्यूटेन, ऑक्टेन, एन। तो ये अल्केन्स होते हैं। इसके बारे में आप लोगों ने 11वीं की केमिस्ट्री 12th में पढ़ा है, अच्छा खासा पढ़ाई किया। तो इसमें आपका ये सैचुरेटेड होते हैं, ये सैचुरेटेड होते हैं, हाँ ये होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स, आपने पढ़ा है सब, कोई ऐसी अनोखी बात तो नहीं है। सैचुरेटेड होते हैं कंपाउंड्स, इनको अल्केन्स कहा जाता है। जैसे अल्केन मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एन लगा होता है इनके एंड में। इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये सिंगल चेन वाले भी हो सकते हैं और ब्रांच चेन वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। और इनका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका मीथेन, प्रोपेन, इथेन, ब्यूटेन एक्सेट्रा, ब्यूटेन, और क्या है आइसोऑक्टेन एंड हेप्टेन, इत्यादि इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और ये स्टेबल कंपाउंड होते हैं, ये सैचुरेटेड होते हैं और स्टेबल होते हैं। और इसके बाद वाले में थोड़ा स्टेबिलिटी का डिस्कस किया जाएगा, जो अलग अलग आते हैं ओलेफिन्स वगैरह। और क्या होते हैं, तो ये चीज़ हम लोग देखें तो इसमें एक चीज़ जानने वाली बात ये है कि ये जो ब्रांच्ड वाले होते हैं, ब्रांच्ड चेन वाले, ये थोड़े ज़्यादा स्टेबल और नॉक रेसिस्टेंट होते हैं इन कंपैरिजन टू स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन वाले जितने आपके अल्केन्स होते हैं या पैराफिन जिन्हें कहा जाता है, उनके कंपैरेटिवली ब्रांच्ड वाले ज़्यादा नॉक रेसिस्टेंट होते हैं और स्टेबल होते हैं। तो हम लोग अगर प्रेफर करना होगा तो ये करेंगे, इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका ओलेफिन्स। ओलेफिन्स क्या होता है, तो ओलेफिन्स होते हैं, इनका स्ट्रक्चर होता है CnH2n,
CnH2n इनका स्ट्रक्चर होता है। तो ये आप CnH2n से आप पहचान रहे होंगे कि ये इथीन, ब्रोमीन तो वो हो गया, एलिमेंट हो गया, इथीन, मीथीन, प्रोपीन, ये इसकी बात हो रही है। और -2 वाला जो होता है उसमें इथाइन, प्रोपाइन एक्सेट्रा होता है। तो ये इथाइलिन, प्रोपाइलिन इसमें होता है, इसको इथीन या इथाइलिन भी कहते हैं, दोनों चीज़ कहते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल हो गया आपका इथाइलिन या इथीन, इथाइलिन, प्रोपाइलिन एक्सेट्रा, ईन लग जाता है, ENE। तो इसके एंड में इसका एक और नाम होता है जिसे हम लोग कहते हैं अल्कीन, अल्कीन या अल्कलाइन। अल्कलाइन तो एसिडिटी वाले में आ जाता है, अल्कीन कहते हैं इसे। तो ENE इसके लास्ट में ये ENE लगा रहता है, जैसे इथाइलिन, प्रोपाइलिन या प्रोपीन, इथीन इसे कहते हैं, दोनों नाम है। और ये अनसैचुरेटेड और अनस्टेबल होते हैं। पहला तो है कि ये अनसैचुरेटेड है और दूसरा क्या है, अनस्टेबल है। अनसैचुरेटेड तो आपको पता ही होगा, आप लोगों ने पढ़ा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सब जानते हैं कि अल्कीन और अल्काइन अनसैचुरेटेड होते हैं और अल्केन जो होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं। तो ये अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, गमी डिपॉजिट करते हैं। मतलब हम लोग को इनको इस नज़रिए से पढ़ना है, इस तरीके से, इस दृष्टिकोण से पढ़ना है कि हमें ये देखें कि ये क्या हमारे फ्यूल के रूप में सही हैं आईसी इंजन में, अगर नहीं है तो क्यों हैं, और हैं तो क्यों हैं, ये उस दृष्टिकोण से पढ़ना है हमें। तो ये गमी डिपॉजिट देते हैं। तो गमी डिपॉजिट क्या होता है, गमी डिपॉजिट होता है कि जब आपने कोई पिस्टन खुला, जैसे गाड़ी का पिस्टन खुला, तो या गाड़ी आपकी सर्विसिंग के लिए खुली, तो आप देखते हैं कि पिस्टन के ऊपर थोड़ा सा कार्बन जम जाता है और चिपचिपा टाइप का प्रोडक्ट जम जाता है कभी कभी, तो वो फ्यूल की गड़बड़ी के कारण होता है। तो उसे ही गमी डिपॉजिट कहते हैं। चिपचिपा टाइप का होता है, गम जैसा, उसके ऊपर डिपॉजिट होता है। तो ये किस चीज़ से होता है, ये ओलेफिन्स का यूज़ करने पे होता है। ओलेफिन्स उतने अच्छे कंपैरेटिवली, पैराफिन बढ़िया फ्यूल्स हैं, ओलेफिन्स उतने अच्छा फ्यूल नहीं है उनके रिस्पेक्ट में। अगले आते हैं नैपथीन्स। तो नैपथीन पे आया जाए, ये भी वही चीज़ होते हैं, इनका भी स्ट्रक्चर वही होता है, बस साइक्लिक हो जाते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा पैराफिन, ओलेफिन, अब हम लोग पढ़ेंगे नैपथीन। तो इसे में बना दिया जाता है। इसमें हम लोगों ने क्या लिखा था, गमी डिपॉजिट से था। और क्या होता है, अनस्टेबल होता है और अनसैचुरेटेड और अनस्टेबल, ठीक है। यहाँ हम लोगों ने ये लिखा हुआ था। और यहाँ पे क्या लिखा था, स्टेबल, ये ठीक। अल्केन हो गया, मीथेन, ब्रोमेन फिर चला जा रहा हूँ मैं, मीथेन, इथेन एक्सेट्रा, प्रोपेन, आइसोऑक्टेन, ये सब लिखा था। अब हमारा आता है, पैराफिन हो गया, ओलेफिन हो गया, अब हमारा आता है नैपथीन्स पे आया जाए। इसे यहाँ लाइन खींच दी जाए और यहाँ बना दिया है नैपथीन्स। तो नैपथीन्स भी आपका सेम चीज़ होता है, मतलब फार्मूला वाइज उसका जो CnH2n ही रहता है, CnH2n ही रहता है, लेकिन ये साइक्लिक होता है। मतलब ये जैसे स्ट्रेट और ब्रांच्ड होता था, ये स्ट्रेट और ब्रांच ना होकर साइक्लिक होता है। तो इसका एग्जांपल हो गया साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हो गया साइक्लोब्यूटेन। अगला क्या हो जाता है, साइक्लोहेक्सेन। ये सब एग्जांपल हो जाते हैं एक्सेट्रा, बढ़ते जाएगा, कोई कमी नहीं है। और सैचुरेटेड होते हैं, और क्या होते हैं, मोर स्टेबल देन ओलेफिन्स। तो ये सैचुरेटेड होते हैं, ये सैचुरेटेड हो गए, मतलब स्टेबल भी हो गए, और मोर स्टेबल देन ओलेफिन्स, ठीक है। देखिए फॉर्मूला सेम है, लेकिन ये अनसैचुरेटेड है और ये क्या है, वो सैचुरेटेड है। ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है, और फॉर्मूला सेम है आपका, CnH2n, बस अंतर ये हो जाता है कि ये साइक्लिक हो जाता है, नैपथीन्स जो है। तो साइक्लिक हो जाने के कारण क्या है, ये स्टेबल हो जाता है। अगला हमारा आता है, एक कैटेगरी ऑफ फ्यूल है, एरोमेटिक्स कहते हैं जिसे हम लोग,
तो एरोमेटिक्स क्या होते हैं, ये रिंग स्ट्रक्चर होते हैं बेंजीन के। तो दीज आर रिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन्स, रिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। और बेंजीन क्या होता है हमारा, जो बहुत हम लोगों ने पढ़ा है C6H6, जैसे इसमें मिथाइल होता है उसमें बेंजीन का इतना महत्व होता है। और ये सेंट्रल स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या, इनका प्रॉपर्टी क्या होता है, हाईली रिएक्टिव, मतलब हाईली अनस्टेबल, हाईली रिएक्टिव और समटाइम्स एक्सप्लोजिव, समटाइम्स एक्सप्लोजिव, लाइक एक्सप्लोजिव्स, लाइक आपका टोलिन होता है। तो टोलिन नाम आपको अगर आप जानते हैं तो जानते हैं, एक चीज़ होता है जिसको कहते हैं TNT, तो ट्राई नाइट्रो टोलिन। तो ये टोलिन इनका एक एग्जाम्पल हो जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, बेंजीन स्ट्रक्चर होता है, उसके आसपास ही ये गुथे होते हैं, सेंट्रल स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का। तो ये होते हैं 4 तरह के आपके मोटे मोटे मतलब बेसिक तरह के फ्यूल्स होते हैं। तो इन चारों में आप देख लीजिए, इन चारों से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस, बड़े बड़े क्वेश्चंस को क्वेश्चंस आते हैं, वो हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो सब प्रॉब्लम हो जाएगा। अब हम लोग का क्या क्या तरह तरह का गैस होता है उसको हम लोग देखते हैं, तरह तरह का गैस और पेट्रोल ये सब होता है, उसको अभी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका नेचुरल गैस। नेचुरल गैस CNG, और उसके अलावा आपका होता है पेट्रोल, गैसोलीन, केरोसिन, डीजल और मीथेन, इथेन वगैरह भी आ जाता है इसमें। तो ये सब अभी हम लोग देखेंगे, इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ क्रूड पेट्रोलियम। तो ये भी जो हम लोग चारों देखे हैं ये भी क्रूड के ही थे। तो क्रूड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्रूड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है ये। तो इसमें सबसे पहला आता है हमारा नेचुरल गैस। नेचुरल गैस आता है। तो ये नेचुरल गैस क्या होता है, नेचुरल गैस। तो ये नेचुरल गैस क्या होता है, नेचुरल गैस होता है मेनली मीथेन। ये होता है मेनली आपका मीथेन, मैक्सिमम इसमें मीथेन होता है। उसके अलावा आपका थोड़ा बहुत हो सकता है इथेन हो, थोड़ा बहुत हो सकता है कि अलग अलग कंपोनेंट्स हो, मतलब अलग अलग गैसेस हो, लेकिन मेनली आपका होता है मीथेन। तो जहाँ नेचुरल गैस की बात होगी तो आपको याद रखना है मीथेन। और जो आप लोग दिल्ली वगैरह में और कहीं कहीं कोई कोई मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में CNG पे गाड़ी चलती है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG, तो उसमें मीथेन ही मेनली होता है, हाईली एक्सप्लोसिव होता है। इसलिए जब गाड़ी में गैस भरा रहे होते हैं तो गाड़ी खाली करा दी जाती है कि ब्लास्ट हो तो लोग बच जाएं कम से कम। दूसरा आता है LPG, इससे आप भली भांति परिचित होंगे। LPG से आप भली भांति परिचित होंगे। LPG आपके घर में सिलेंडर आता है LPG गैस का। LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और ये क्या होता है, इसमें मेनली होता है आपका प्रोपेन एंड ब्यूटेन। मेनली इसमें प्रोपेन होता है, सबसे ज़्यादा इसमें होता है प्रोपेन, और ब्यूटेन थोड़ा सा कम रहता है, मतलब 10% और 20%, 10% शायद ब्यूटेन रहता है, और कभी कभी शायद आइसोब्यूटेन भी इसमें डाल दिया जाता है। तो ये क्या है कि ये लिक्विफाइड फॉर्म में रहता है, तो LPG कहलाता है। अगला क्या है, गैसोलीन और पेट्रोल। तो गैसोलीन और पेट्रोल, अमेरिका में गैसोलीन कहते हैं, इंडिया में पेट्रोल कहते हैं, लेकिन साथ साथ आपका थोड़ा थोड़ा अंतर भी होता है। ये थोड़ा थोड़ा अंतर क्या है, ये सब हमारे सब्जेक्ट का नहीं है, ये सब पेट्रोलियम इंजीनियरिंग जो लोग करते हैं उन लोग की जानकारी के लिए। हम लोग के सिलेबस में कहीं इसके बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं दिया गया, एक साथ पढ़ा जाता है। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ये होता है, जैसे क्रूड ऑयल को आपने डिस्टिलेशन करना शुरू किया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो कुछ नेचुरल गैस कुछ LPG मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम फ्रैक्शन यही मिलता है। तो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल इसी का होता है, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, ठीक है। ये पाया जाता है पेट्रोल का। और इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट होता है अप टू 200 डिग्री सेल्सियस। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है अप टू 200 डिग्री सेल्सियस होता है, अप टू 200 डिग्री सेल्सियस। और क्या चीज़ होता है, इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी,
SG यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी। इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 0.70 टू 0.78 यानी 700 ग्राम पर 700 किलोग्राम पर सीसी क्यूब से लेके, मतलब किलोग्राम पर मीटर क्यूब से लेके 780 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इनकी डेंसिटी होती है। और ये इसके बाद आता है केरोसिन। 4 नंबर पे आ जाता है आपका केरोसिन। मतलब 4 नंबर का अर्थ ये नहीं कि आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में भी उसी हिसाब से निकलता है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये नंबरिंग में ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। केरोसिन में क्या होता है, इनकी बॉइलिंग पॉइंट होती है 150 से 300 डिग्री सेल्सियस। 150 से 300 डिग्री सेल्सियस तक इनकी बॉइलिंग पॉइंट होती है। और इनका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, इनका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 0.78 टू 0.85। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी इनसे डेंस होता है ये, ठीक है। केरोसिन भी आप जानते होंगे, आप लोग जो थोड़े बूढ़े पुराने होंगे वो लोग जानते होंगे, लालटेन में हम लोग जलाते थे और अभी भी यूज़ होता है कहीं कहीं, बहुत कम। डीजल वाली गाड़ियाँ होती हैं, डीजल आप जानते हैं, डीजल वाली गाड़ी यूज़ की जाती है। ये इनसे थोड़ा और हाई लेवल पे होता है। इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका 200 डिग्री सेल्सियस से 370 डिग्री सेल्सियस तक। और इनका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है इन दोनों से अधिक होता है 0.85 टू 1.2 समथिंग, 1.2 1.3 समथिंग ऐसा होगा। मतलब वेरी बहुत करता है इसका, जितना इनका वेरी नहीं करता उससे अधिक इसका वेरी करता है डीजल का करता है। अब हम लोग देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ वोलेटिलिटी ऑन पेट्रोल इंजन परफॉर्मेंस, ठीक है। तो हम लोग उस पर भी डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं इफ़ेक्ट ऑफ वोलेटिलिटी ऑन पेट्रोल इंजन परफॉर्मेंस। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि क्रूड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती है। इसके बाद हम लोग देखने जाते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन ये आपका उतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं जितना हम लोगों ने ओलेफिन्स पैराफिन्स वगैरह डिस्कस किया था, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसी प्रकार से जो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसको आप लोग मिस मत कीजिए, छोड़िए मत, पूरा ध्यान से पढ़िए, पूरी तरह से समझिए। और इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं और इसमें डीप क्वेश्चंस आता है। तो एक एक चीज़ में बहुत गहर वो है। तो इफ़ेक्ट ऑफ वोलेटिलिटी, तो मैं सीधे वोलेटिलिटी लिख देता हूँ, वोलेटिलिटी इफेक्ट्स, ठीक है। इफेक्ट ऑफ वोलेटिलिटी ऑन परफॉर्मेंस इन पेट्रोल इंजन परफॉर्मेंस। तो पहला है हमारा कि वोलेटिलिटी होता क्या है, हम लोग देख लेते हैं। तो अगर हल्की सी भी हीट दी जाए और आपका जो प्रोडक्ट है वो वेपराइज होना शुरू हो जाए, उसे कहते हैं हम लोग वोलेटिलिटी, द एबिलिटी टू वेपराइज विथ वेरी लिटिल हीट, ठीक है, ये होती है वोलेटिलिटी। तो अब क्या होता है, वोलेटिलिटी होती है तीन तरह की वोलेटिलिटी होती है, जिसका नाम है फ्रंट एंड वोलेटिलिटी, मिड रेंज वोलेटिलिटी और टेल एंड वोलेटिलिटी। और ये सब क्या होती है हम लोग उसके साथ साथ जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका ये समझ गए क्या होता है, एबिलिटी टू वेपराइज विथ वेरी लिटिल हीट, ठीक है। अब इसका हम लोग पहले देखेंगे फ्रंट एंड वोलेटिलिटी, और वोलेटिलिटी का एक एग्जांपल इसे समझ सकते हैं कि आपके घर में जो बहन लोग थिनर यूज़ करते हैं, नेल पॉलिश रिमूवर होता है, उसको यहाँ पे रख दीजिए तो देखिए तुरंत वेपराइज होना शुरू हो जाता है। फूंक मारिए तो और जल्दी होता है। या आजकल आप सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे होंगे तो अल्कोहल वगैरह है तो थोड़ा वोलेटाइल होता है, उड़ जाता है हवा में, तो कभी कभी ठंडा जैसा महसूस होगा, फूकिएगा तो जल्दी आपको पता चलेगा। इसे कहते हैं वोलेटिलिटी, हवा में उड़ जाता है। तो ये फ्रंट एंड वोलेटिलिटी क्या होता है, फ्रंट एंड वोलेटिलिटी का अर्थ होता है कि 0 से 20% एवापोरेशन हो रहा है। मतलब इसका अर्थ ये है, अर्थात ये कि फ्रंट एंड वोलेटिलिटी का अर्थ ये हुआ कि अगर आपने 1 लीटर कोई लिक्विड लिया है तो उसका 200 ml तक मैक्सिमम लिमिट,
या उससे कम जितना भी हो वो उड़ जा रहा है, तो उसे कहते हैं हम लोग फ्रंट एंड वोलेटिलिटी। ठीक है, इसमें मतलब हीट भी कम होगी तभी इतना वो उड़ा है, कम ही उड़ा है। तो इसमें आते हैं दो तीन चीज़ें होती है। पहला हो जाता है आपका, इसके कारण होता है आपका कोल्ड स्टार्टिंग। तो एक चीज़ आया कोल्ड स्टार्टिंग। ये फ्रंट एंड वोलेटिलिटी के कारण दो तीन प्रॉब्लम होती है या दो तीन चीज़ें होती है जिन्हें हम कहते हैं। एक होता है कोल्ड स्टार्टिंग, इसका क्या वोलेटिलिटी का FeV का इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है कोल्ड स्टार्टिंग पे। तो फ्रंट एंड वोलेटिलिटी, कोल्ड स्टार्टिंग क्या होता है, जब ठंडी में आप लोग बाइक स्टार्ट करते हैं तो बड़ी कठिनाई होती है, बाइक स्टार्ट नहीं होता है और आप लोग को चोक वगैरह लेना पड़ता है जिससे स्टार्ट हो। तो होता क्या है कि ठंडी में ये उड़ेगा नहीं, इवेपोरेशन कम हो जाएगा और इवेपोरेशन कम होने से उसमें स्पार्क करने पे जल्दी आग लगेगा नहीं। फ्यूल एयर का मिक्सचर को वेपराइज होना पड़ेगा पहले, तभी उसमें ना स्पार्क करेंगे तो आग लगेगा। तो ये फ्रंट एंड वोलेटिलिटी अगर कम है तो कोल्ड स्टार्टिंग का प्रॉब्लम आपको थोड़ा कठिनाई होती है। अगर वोलेटिलिटी सफिशिएंट है, जो लिक्विड आपने यूज़ किया, जो फ्यूल यूज़ किया है, तो आपको ये कोल्ड स्टार्टिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका आसानी से स्टार्ट हो जाएगा, वेपराइज हो सकेगा। तो एक फ्रंट एंड वोलेटिलिटी का ये भी फ़ायदा है कि कोल्ड स्टार्टिंग का प्रॉब्लम नहीं होता है। दूसरा हो जाता है आपका हॉट स्टार्टिंग। हॉट स्टार्टिंग, हॉट स्टार्टिंग का अर्थ ये है कि गर्मी के सीज़न में ये इंजन जब गर्म हो जाता है तब आपका वोलेटिलिटी इतना भी अधिक ना हो कि बहुत ज़्यादा फ्यूल वेपराइज हो जाए। बहुत ज़्यादा फ्यूल वेपराइज हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा रिच मिक्सचर तैयार हो जाएगा और बहुत रिच मिक्सचर तैयार हो जाएगा तो आपका स्टार्टिंग नहीं होगा, तो उसे कहते हैं हम लोग हॉट स्टार्टिंग। ये भी एक प्रॉब्लम है। तो आपका फ्यूल ऐसा होना चाहिए जो कोल्ड स्टार्टिंग भी ना करे, मतलब कम वोलेटिलिटी की सफिशिएंट हो कि ठंडे में भी वेपराइज हो सके और गर्मी में इतना अधिक वेपराइज ना हो जाए कि हॉट स्टार्टिंग का प्रॉब्लम आ जाए कि स्टार्ट ही ना हो, मतलब कि रिच मिक्सचर बहुत ज़्यादा बन जाए। बहुत रिच बन जाएगा तो वो उसमें आग नहीं लगता है, बहुत कठिनाई हो जाती है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। और तीसरा चीज़ आता है वेपर लॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। वेपर लॉक थोड़ा स्पेशल है ये। तो वेपर लॉक क्या होता है? वेपर लॉक होता ये है कि जब आपका कार्बोरेटर से इंजन के अंदर जब फ्यूल चला है तो वहाँ पहुँचने से पहले लिक्विड फॉर्म में है, कार्बोरेटर में जाके एयर फ्यूल का मिक्सचर बनेगा और फिर जब अंदर स्प्रे होगा तो वो वेपराइज होता है इंजन के अंदर आके। तो कार्बोरेटर से भी बाहर निकला है तो वो लिक्विड फॉर्म में ही है, लिक्विड एयर मिक्सचर में है, फ्यूल एयर मिक्सचर में है। लेकिन उसी बीच में आपका अगर वो वेपराइज हो जाता है, वेपराइज हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड में आप जितना प्रेशर डेवलप करेंगे तो गैस में उतना प्रेशर नहीं डेवलप हो पाता है, तो उसमें प्रेशर कम हो जाएगा और इंजन के अंदर होता है प्रेशर। तो जब वो उसमें आगे जाना चाहेगा तो अंदर से प्रेशर मार देगा, वो वापस आ जाएगा तो चोक कर देगा कार्बोरेटर को और आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। तो इसे कहते हैं वेपर लॉक। वेपर लॉक का अर्थ हुआ कि ये वेपर फॉर्म में चेंज हो गया, आपका जो फ्यूल है वोलेटाइल है, वेपराइज हो गया और उसने क्या किया कि चोक कर दिया कार्बोरेटर वाले एरिया को। तो ये कब हुआ है? जब बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाने के कारण इंजन में पहुंचने के पहले ही अगर वो वेपराइज हो जा रहा है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वेपर लॉक का। नेक्स्ट आता है हमारा मिड रेंज वेलोसिटी, वेलोसिटी बोल रहा हूँ, वोलेटिलिटी। मिड रेंज वोलेटिलिटी। तो ये मिड रेंज वोलेटिलिटी क्या होता है? मिड रेंज वोलेटिलिटी होता है 20 to 80% एवापोरेशन। 20 to 80% एवापोरेशन को हम लोग मिड रेंज वोलेटिलिटी में लेते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें आपका जैसे ये हो गया, उसके बाद और हीटिंग हुआ तो उसके बाद से ये वाला स्टेज में आते हैं कि 20 से 80% ऑफ वेपराइज हो जाएगा आपका जो फ्यूल एयर फ्यूल मिक्सचर है। तो ये वोलेटिलिटी इफेक्ट हम लोग किसके से देखते हैं दृष्टिकोण से? ये एसआई इंजन के है, एसआई इंजन के दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं। तो ये हो गया। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है आपका इंजन वार्म अप, पहला आ जाएगा इंजन वार्म अप। देखिए ये जो वार्म अप 1 2 3 ये तीन चीज़ें लिखिए, कोल्ड स्टार्टिंग, हॉट स्टार्टिंग, वेपर लॉक। और यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ ये सब क्वेश्चन बहुत आता है और पार्टिकुलरली पूछ देगा कि ये मिड रेंज वोलेटिलिटी में ये वाला डाल देगा, बोलेगा क्या ये आता है, ये वाला उठा के उसमें डाल देगा, पूछेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत सावधानी से इसको देखिए और जो लिख रहा हूँ ऐसे ही नहीं लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंजन वार्म अप, एक्सेलरेशन, इंजन एक्सेलरेट करेगा, ये सब इसी
जोन में आता है, इसी वोलेटिलिटी पे डिपेंड करता है। एक्सेलरेशन के बाद आता है स्मूथनेस, और उसके बाद आ जाती है आपकी फ्यूल इकोनॉमी। स्मूथनेस और उसके बाद आ जाती है फ्यूल इकोनॉमी। तो ये सब किस चीज़ में, किस क्षेत्र में आ रहा है, किसके क्षेत्र में आ रहा है, वो है मिड रेंज वोलेटिलिटी के रेंज में आ रहे हैं। और क्या आता है, एक और आता है कार्बोरेटर आइसिंग, एक और होता है, ये भी हो गया, और एक ये हो गया आपका, थोड़ा सा इसको दूर से लिखा जाए कि ये इंपॉर्टेंट है, ये कार्बोरेटर आइसिंग। अब मैं सबको एक्सप्लेन करता हूँ ये होता क्या है। तो देखिए, इंजन वार्म अप मिड रेंज वेलोसिटी में, इंजन स्टार्ट करने के लिए फ्रंट एंड वेलोसिटी की वोलेटिलिटी की आवश्यकता है। इंजन वार्म अप में मिड रेंज वोलेटिलिटी के उसमें क्षेत्र में आता है, क्षेत्र में। तो इंजन वार्म अप होगा मतलब कि इंजन गर्म हो रहा है, तो अगर मिड रेंज वोलेटिलिटी सही नहीं है, एवेपोरेट नहीं हो रहा फ्यूल, तो आपका इंजन चालू नहीं होगा, गर्मी उसमें डेवलप नहीं हो पाएगी। तो ये किस में आ जाता है, इंजन वार्म अप मिड रेंज वोलेटिलिटी में। एक्सेलरेशन, जब आप एक्सेलरेट करते हैं तो फ्यूल कितना आपका वेपराइज हो रहा है, बहुत डिपेंड करता है उसी पे, तो वो आपका आ जाएगा मिड रेंज वोलेटिलिटी में। स्मूथनेस, कितना स्मूथली आपका गाड़ी चल रहा है। अगर गाड़ी स्मूथली नहीं चल रही है तो मतलब कि ये वाला प्रॉब्लम आपका ख़राब है, पेट्रोल में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, और भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन पार्टिकुलर प्रॉब्लम इस मिड रेंज में है। फिर आता है फ्यूल इकोनॉमी। फ्यूल इकोनॉमी मतलब क्या एवरेज दे रही है गाड़ी। अगर गाड़ी सही एवरेज नहीं दे रही है तो इसका मतलब फ्यूल इकोनॉमी गड़बड़ है, और मिड रेंज वोलेटिलिटी थोड़ा गड़बड़ है। और कार्बोरेटर आइसिंग, कार्बोरेटर आइसिंग क्या होता है, आपको पता है, जब आपने जो नेल पॉलिश रिमूवर को यहाँ रखते हैं तो वो जब वेपराइज होता है तो ठंडा कर देता है, ठीक है, हीट को लेके चला जाता है। तो अगर बहुत अधिक वोलेटिलिटी हो रही है तो वो ठंडा करेगा, वो तो सब सिंपल सी बात है। तो अब क्या है कि फ्यूल एयर मिक्सचर बनता है कार्बोरेटर के अंदर। फ्यूल एयर मिक्सचर जब कार्बोरेटर के अंदर बनता है तो उसमें क्या हुआ कि फ्यूल जो है वो वेपराइज हो गया उसी के अंदर, कार्बोरेटर के अंदर, जहाँ की नहीं होना था, उसे होना चाहिए था कहाँ पे, इंजन सिलेंडर में। तो कार्बोरेटर के अंदर जब वेपराइज हो गया तो उसमें बचा क्या, एयर, एयर बचा, और गैस फॉर्म में फ्यूल भी बचा। तो एयर ठंडी हो जाती है बहुत ज़्यादा, एयर और जो सरफेस है आसपास का वो ठंडा हो जाता है। जब ठंडा हो जाता है तो अगल बगल का जो वाटर वेपर थोड़ा रहता है वो वेपराइज होकर उस पर जम जाता है, तो कार्बोरेटर आइसिंग होता है, उससे फेनोमेना कहते हैं। ये फेनोमेना भी हमें नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा अगर मिड रेंज वोलेटिलिटी होगी तो कार्बोरेटर आइसिंग हो जाता है, जो हमें नहीं चाहिए होता है। अगला आता है हमारा टेल एंड वोलेटिलिटी। टेल एंड वोलेटिलिटी, थर्ड, टेल एंड वोलेटिलिटी, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक है, इसका 80% से 100% तक एवेपोरेशन होता है, उसी में आ जाता है आपका टेल एंड वोलेटिलिटी। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका अगर टेल एंड वोलेटिलिटी हाई है, मतलब अच्छे खासा है, तो इसमें आपका प्रॉब्लम्स क्या क्या नहीं होंगी, देखते हैं। पहला है क्रैंक केस डाइल्यूशन, सबको एक्सप्लेन करूँगा मैं, आप परेशान या चिंतित ना होइए, हाँ, उत्तेजित ना होइए। क्रैंक केस डाइल्यूशन, लेस इंजन डिपॉजिट, इंजन डिपॉजिट, इंजन डिपॉजिट, और क्या होगा, क्रैंक केस डाइल्यूशन, इंजन डिपॉजिट, गम फॉर्मेशन, स्पार्क फाउलिंग, गम फॉर्मेशन और स्पार्क फाउलिंग, स्पार्क फाउलिंग, 4 हो गया। और कुछ है नहीं, ये 4 चीज़ें हैं। तो देखिए, ये चारों आपको पता होना चाहिए कि इसी में ये पूछ देता है, ये उठा के उसमें डाल के पूछ देगा कि हाँ होता है, तो बोलोगे हाँ, गलत हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। क्रैंक केस डाइल्यूशन क्या होता है, क्रैंक केस के अंदर भरा होता है हमारा मोबिल ऑयल। मोबिल क्या होता है, लुब्रिकेंट होता है, कोई भी लुब्रिकेंट हो सकता है, तो मोबिल हम लोग लेके चल रहे हैं, तो मोबिल ऑयल लुब्रिकेंट भरा रहता है। तो अगर आपका टेल एंड वोलेटिलिटी थोड़ा कम है, मतलब कि फ्यूल वेपराइज नहीं हो रहा, तो फ्यूल रह गया लिक्विड फॉर्म में, फ्यूल हो गया लिक्विड फॉर्म में, तो पिस्टन के ऊपर वाला जो एरिया है, जो कंबशन सिलेंडर है, उस सिलेंडर से वो साइड से रिस्क के पिस्टन रिंग में घुस जाएगा, वहाँ से घुस के पिस्टन से बगल से होके वो चला जाएगा क्रैंक केस में, और क्रैंक केस में रहता है मोबिल, तो मोबिल में मिलने आएगा, मिलने के बाद उसको डाइल्यूट कर देगा, जिससे आपका इंजन का लुब्रिकेशन ख़राब हो जाएगा और इंजन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो अगर वोलेटिलिटी अच्छा है फ्यूल का तो आपका क्रैंक केस डाइल्यूशन कम होगा, तो ये अच्छी बात है कि टेल एंड वोलेटिलिटी अच्छी होनी चाहिए।
तो जो बचा कुचा फ्यूल है, जो 80 से 100% वेपराइज होने वाला जो फ्यूल है, वो आपका अच्छा होना चाहिए वोलेटिलिटी, तो ये क्रैंक केस डाइल्यूशन का प्रॉब्लम नहीं आएगा। साथ साथ आता है इंजन डिपॉजिट। अगर आपका जो फ्यूल है वो पूरी तरह बर्न नहीं होगा तो कार्बन डिपॉजिट बन जाता है वो इंजन के अंदर, और कभी कभी गमी डिपॉजिट होता है जिसको गम फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो कार्बन डिपॉजिट है, ये कार्बन कहाँ से आया? हाइड्रोकार्बन कोई भी फ्यूल होता है तो उसके अंदर कार्बन ऑलरेडी होता है, तो ठीक से अगर वोलेटाइल एवापोरेट नहीं हुआ तो वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, जो आपका इंजन को कभी कोई सीज भी कर सकता है और नॉकिंग का प्रॉब्लम कर सकता है। और गम फॉर्मेशन क्या होता है? चिपचिपा टाइप का आपका डिपॉजिट हो जाएगा, जो ये भी प्रॉब्लम करेगा इंजन के मूवमेंट, पिस्टन मूवमेंट में बहुत प्रॉब्लम करेगा। तो अगर वोलेटिलिटी अच्छा है तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होगा, ये चारों प्रॉब्लम। और स्पार्क फाउलिंग क्या होता है? स्पार्क प्लग जो होता है आपका कुछ इस प्रकार का होता है। ये हो गया आपका स्पार्क प्लग होता है, हम लोग देख चुके हैं निकाल के गाड़ी में भी, वो स्पार्क प्लग ऐसा हुआ। इसमें क्या होता है कि गैप होता है, ये जो गैप है ये दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये गैप है। तो इस गैप में अगर आपका लिक्विड फॉर्म में फ्यूल आ गया तो वहाँ पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा और स्पार्क नहीं होगा। तो अगर वोलेटिलिटी कम है तो वो जाके वहाँ जम जाएगा, और वहाँ जब जम जाएगा मतलब लिक्विड जाके से चिपक जाएगा, उसमें इकट्ठा हो जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपका स्पार्क ही नहीं होगा, तो स्पार्क प्लग फाउलिंग उसे कहते हैं, स्पार्क फाउलिंग कहते हैं। तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी अगर वोलेटिलिटी हाई होगा। तो इसको याद करना बहुत आसान है कि टेल एंड वोलेटिलिटी होने पे ये चारों प्रॉब्लम्स आपको नहीं होती है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एक चीज़ जिसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर पे आया जाए। या इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग ऑक्टेन नंबर, C10 नंबर, अल्टरनेटिव फ्यूल्स फॉर आईसी इंजन, मिथेनॉल, इथेनॉल सब देख लेंगे। ठीक है, इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट शेयर वगैरह कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और मैं पढ़ाऊँगा। ओके, हरे कृष्णा, जय हिंद, धन्यवाद।